नमस्कार। बहुत दिनों से वीडियो मेरा नहीं आया है। वीडियो इसलिए नहीं आ पाया है क्योंकि मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा था राइट हैंड से, और इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि सही से खाना तक नहीं खा पाए। तो देखो, थोड़ी सी आवाज़ मेरी थोड़ी हल्की होगी, वैसे सुनाई तो दे ही रही होगी, ठीक है। बहुत से लड़कों ने मुझे शिकायत भी किया कि सर ऐसा तो नहीं पहले की तरह से आपने वीडियो बंद कर दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो प्रॉपर आएंगे। अब थोड़ा सा देखो, हम हल्के हुए हैं, तो अब हमारा प्रॉपर वीडियो आएगा। लास्ट क्लासों में आपने देखा होगा कि मैंने शुरू किया था वर्ल्ड जियोग्राफी, और मैंने उसमें ये भी चर्चा की थी कि इसका लेवल बहुत हाई होगा। हाई मीन्स अगर आप यूपीएससी प्री भी देने जा रहे हैं, मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तक का लेवल होगा। तो सबसे पहले मैंने विश्व के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में बताया था, और फिर मैंने एक नया कॉन्टिनेंट शुरू किया था, ओशेनिया। मैंने ओशेनिया के बारे में विधिवत चर्चा की थी कि ओशेनिया क्षेत्र और यानी भाग और ओशेनिया द्वीप समूहों में क्या अंतर है। तो जनरली ओशेनिया द्वीप समूह 3 भागों में विभाजित है, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया। लेकिन जब ओशेनिया महाद्वीप के भागों की बात करेंगे आप, ओशेनिया महाद्वीप के भागों की, तो वो कितने पार्ट्स में आता है? 4 भागों में। सबसे पहला कौन आता था? ऑस्ट्रेलेशिया, याद होगा, और फिर बचे वाले 3 द्वीप समूह, ठीक है। इसी ओशेनिया को आप लोग किस नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से। क्यों? ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ओशेनिया कॉन्टिनेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है? ओशेनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा भाग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही, यानी इट मीन्स ऑस्ट्रेलेशिया में 2 क्षेत्र शामिल हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक पापुआ न्यू गिनी। तो मैं चर्चा करूंगा आज पापुआ न्यू गिनी के बारे में। तो सबसे खास बात क्या है कि पापुआ न्यू गिनी जो है वो प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। और पापुआ न्यू गिनी की दूसरी खास बात क्या है? इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है? ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका के बगल में। तो मैं ग्रीनलैंड के बारे में तब चर्चा करूंगा जब मैं नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगा। फिलहाल क्या है? पापुआ न्यू गिनी इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। और ख़ास बात क्या है? पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है? टोरस जल संधि। एटलस में देखना। और एक चीज़, ये मैपिंग तभी समझ में आएगी जब आपके पास एटलस होगा। एटलस और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, और एक ही एटलस खरीदिएगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है। तो उसमें ज़रा फिजिकल में देखो, या कोई भी पॉलिटिकल देख सकते हो। वैसे जनरली क्या होता है, फिजिकल मैप देखा जाता है, ऐसे जल संधियों के बारे में, पर्वत देखना है, नदियाँ देखनी, झीलें देखनी, मैदान देखना है, मरुस्थल देखना है, ये सब कहाँ देखोगे? फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप सिर्फ 2 चीज़ों के लिए होता है, अगर आप कोई देश देख रहे हो तब देख लीजिए, या कोई शहर देख रहे हो तब देख लीजिए, तब तो पॉलिटिकल मैप होता है। अदरवाइज दुनिया की कोई भी चीज़ देखनी है, सिर्फ आप एक मैप उठाएंगे, कौन? फिजिकल। जनरली टीचर क्या करते हैं, वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अच्छा लगता है। अरे लड़कों को यही नहीं पता होता कि हम फिजिकल में देखें कि पॉलिटिकल में, बस वो क्या करते हैं, आए अपना बनाए और बताते चले गए। ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कोर्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप कोर्स को पूरा करने के साथ साथ सीख रहे हैं। तो आप हमारे साथ सीखिए, क्योंकि परीक्षा में सीख काम आएगी, सिलेबस पूरा काम नहीं आएगा। दोनों महत्व रखता है, सही समय से सही तरीके से सिलेबस खत्म हो और प्लस हम सीखें। और सीखोगे कब? जब खुद ज़्यादा वर्क करोगे। हमको आता है, इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपको सीखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़रा फिजिकल मैप में देखिए। यहाँ देखो टोरस जल संधि दी होगी, ऑस्ट्रेलिया के जो कॉर्नर निकला है ऊपर में उत्तर की ओर, तो देखो टोरस जल संधि दी होगी। और टोरस के इधर देखो एक सागर दिया होगा जिसका नाम होगा अराफुरा, अराफुरा सी दिया होगा, दिया कि नहीं? और इधर देखो दिया होगा कोरल सी, थोड़ा सा दूर दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा, इस क्षेत्र में कोरल सी, कोरल सागर।
अच्छा, कभी कभी कोरल सागर ना आए तब क्या करेंगे? तो ये वाला क्षेत्र, ये टोरस, ये जल संधि लिखी, इसी के बीच में ये जो क्षेत्र है, यहाँ देखो लिखा होगा गल्फ ऑफ पापुआ। तो फिर किसके किसके बीच आ जाएगा? टोरस जल संधि किसके किसके बीच है? अरापुरा सागर और गल्फ ऑफ पापुआ यानी पापुआ की खाड़ी के बीच में है। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, हमेशा जनरली क्या था, अरापुरा सागर और कोरल सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? टोरस जल संधि। जल संधि का कार्य क्या होता है? दो जलों को जोड़ना और दो स्थल खंडों को अलग करना। लेकिन अगर स्थल खंड नहीं मिलने तो कोई बात नहीं। वैसे मेन परिभाषा क्या होती है? जल संधि। संधि मीन्स क्या होता है? जोड़ना। किसको? जल को। जनरली टीचर क्या करता है? वो यही बताता है, दो जलों को जोड़ना और दो स्थल खंडों को अलग करना। नो, दो स्थल खंडों को अलग करना नहीं, वो तो अलग हो ही जाते हैं। मेन क्या होती है परिभाषा? दो जलों को जोड़ना। जल में सागर सागर हो सकता है, या सागर महासागर हो सकता है, सागर खाड़ी हो सकता है, या महासागर खाड़ी हो सकता है, वो अलग बातें हैं। लेकिन मेन कार्य क्या होगा? दो जलों को जोड़ना। तो टोरस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? कोरल सागर को अरापुरा सागर से जोड़ती है। क्लियर है? चलो देखो और खास बात क्या है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात को बताएंगे, पहले पापुआ न्यू गिनी के बारे में देखो। पापुआ न्यू गिनी में कुल कितने देश शामिल हैं? तो कुल द्वीपीय देशों को मिला करके कुल कितने देश शामिल हैं? 14 देश शामिल हैं। वैसे ये पहले किसके अंडर में हुआ करता था? पहले ये अंडर में हुआ करता था किसके? ब्रिटेन के अंडर में हुआ करता था। अच्छा, खास बात ये भी है, देखो आज भी कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र किस पे चलता है? ब्रिटिश के अनुसार आज भी यहाँ का रूल चलता है, जबकि आज़ाद हो चुका है। अब वर्तमान में धीरे धीरे देखो ऑस्ट्रेलिया क्या कर चुका है? अपना वर्चस्व कायम कर चुका है। तो धीरे धीरे ब्रिटेन की चीज़ें यहाँ से क्या हो रही? गायब हो रही हैं। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के बारे में खास बात यह है कि इस पर मेनली कब्जा किसका था? हॉलैंड का कब्जा हुआ करता था। हॉलैंड जब गया तब किसका थोड़ा बहुत आया? ब्रिटेन का आया। मेनली किसका था? हॉलैंड का। इसीलिए इसको हॉलैंडिया भी कहा करते थे पहले। वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है? वर्तमान समय में स्थिति यह है कि ये पापुआ न्यू गिनी मेनली क्या हुआ करता था? गिनी हुआ करता था। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाया? पश्चिमी भाग है। ये वाला क्या है? पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग आज भी साउथ ईस्ट एशिया का एक सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। इस पर आज भी वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी के पश्चिमी भाग में आज भी वर्तमान में किसका कब्जा है? इंडोनेशिया का कब्जा है। और इसके पूर्वी भाग किसके क्षेत्र में आता है? ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की खास बात क्या है? इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी है, जिसको वर्तमान में जयपुरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप क्या याद करेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? जयपुरा। और देखो खास बात क्या है, पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो इसका एक इधर साइड में पड़ेगा, फिजिकल मैप में देखोगे दिया होगा माओ के माउंटेन। देखो दिया है कि नहीं दिया है? माओ के माउंटेन दिया होगा। ठीक है, और उसकी सबसे ऊंची राजधानी क्या है? पिंचाक जाया इज द हाईएस्ट पीक ऑफ माओ के माउंटेन, और पिंचाक जाया इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पापुआ न्यू गिनी। एक तो इस पर्वत की तो ऊंची चोटी है ही साथ क्या है? पापुआ न्यू गिनी की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? ये सब याद रखिएगा बिल्कुल। अच्छा, खास बात क्या है कि पापुआ न्यू गिनी का जो उत्तरी भाग है वो मेनली किस में चला जाता है? वो माउंटेन रीजन में चला जाता है। और जो दक्षिणी भाग है वो किस में आता है? मेनली मैदानी क्षेत्र में, प्लेन एरिया में आता है। इसकी कई सारी प्रमुख नदियां भी हैं, जैसे डेगुल, सेपिक, फ्लाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नदियां। और सबसे इंपॉर्टेंट नदियां क्या है? नदी क्या है? मार्केम इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पापुआ न्यू गिनी। तो नोट करते रहिएगा। ठीक है, जैसे नोट करिएगा क्या? पापुआ न्यू गिनी की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? मार्केम के आगे क्या लिखेंगे? इट इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पापुआ न्यू गिनी। और कुछ प्रमुख नदियों के बारे में और ऐसे नाम लिख लीजिएगा, सेपिक, फ्लाई और डेगुल। क्लियर है? अच्छा, और देखो इसका मध्यवर्ती जो पर्वतीय क्षेत्र है ये सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? पिंचाक जाया। लेकिन सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र कौन मिलेगा आपका?
मिड माउंटेन रीजन, और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? कार्स्टेंज, कार्स्टेंज, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा अलग नाम है, ठीक है। और खास बात क्या है, जो इसके कुल 14 देश हैं, 14 देश में एक देश है बोगनविल। इट इज द न्यूवेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का क्या है? सबसे नया देश है बोगनविल, ठीक है। एटलस में नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे है, लेकिन आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। बोगनविल क्या लिखेंगे? इट इज द न्यूवेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा देश। अच्छा, एक मैं ऐसे ही जानकारी दूं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। दुनिया में सर्वाधिक यौन हिंसा से पीड़ित महिलाएं जो हैं वो किस देश की हैं? पापुआ न्यू गिनी की। यहाँ लगभग 70% महिलाएं यौन हिंसा से पीड़ित रहती हैं, जबरदस्ती इनके साथ बलात्कार किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है। आप गूगल पे डाल के देख भी सकते हैं। अच्छा, और खास बात क्या है, कभी कभी पूछ लेता है क्या कि न्यू ब्रिटेन जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो वो पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित है, न्यू ब्रिटेन। और इसी के ईस्ट में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में एक और आपको द्वीप समूह मिलेगा, न्यू आयरलैंड। तो इनकी स्थिति याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, और देखो खास बात क्या है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? मकर रेखा गुजर रही है। और इसी के ऊपर जाओगे, चूंकि ये साउथ में है, मकर रेखा क्या होती है? 23 डिग्री हाफ साउथ, क्लियर है। और ऊपर क्या है? 0 डिग्री। तो यहाँ कैसी जलवायु होगी? तो चूंकि 23.5 से लेकर के 0 के बीच ही सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहता है, और सूर्य का प्रभाव ये बताता है कि इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा होगी और बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस क्षेत्र में होता क्या है? बहुत गर्मी, बहुत बारिश होती है। तो जब यहाँ की पेड़ पौधे हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? कठोर वन पाए जाते हैं। और एरिया क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधी। तो ये कैसी जलवायु हो जाएगी? उष्णकटिबंधी जलवायु। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रभाव क्या होने वाला है? बहुत ज़्यादा होने वाला। तो बहुत गर्मी होगी, बहुत वाष्पीकरण होगा, और रेनफॉल भी क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा। तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ के कैसे वन पाए जाएंगे? बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ कैसे वन पाए जाएंगे? कठोर वन। खास बात क्या है? 0 डिग्री के आसपास की जलवायु है, इट मीन्स उष्णकटिबंधी जलवायु है। और उष्णकटिबंधी जलवायु के जो पौधे होते हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? जैसे रबर हो गया, सिनकोना हो गया, चाय हो गया, समझ रहे हो, नारियल हो गया, इन सभी वृक्षों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ये वर्षा होती है। तो यहाँ की कैसी जलवायु है? उष्ण जलवायु है। यहाँ कैसे वन पाए जाएंगे? मैंने बताया, अत्यधिक गर्मी होने के कारण कैसे वन पाए जाएंगे? कठोर वन पाए जाएंगे। यहाँ और क्या क्या मिलेगा? रबर मिलेगा, नारियल मिलेगा, काफ़ी मिलेगी, सिनकोना मिलेगा। देखो ये सिनकोना यहाँ है। सिनकोना की खास बात क्या है? ये मलेरिया की दवाई इसी से बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि उष्णकटिबंधी जलवायु के ये पौधे, नो। ये क्या है? तुमसे पूछेगा क्या कि 0 डिग्री जलवायु का निम्नलिखित में से पौधा कौन नहीं है? तो देख रहे हो 0 डिग्री की जलवायु के यही पौधे हैं, रबर है, नारियल है, काफ़ी है, सिनकोना है, ठीक है, ये जूट है। अब देखो, कभी कभी फसल में भी दे देगा कि निम्नलिखित में से 0 डिग्री की जलवायु की फसल है, तंबाकू है, गन्ना है, शकरकंद, पपीता। मेनली क्या पूछेगा? पपीता। पपीता 0 डिग्री की जलवायु का पौधा है, समझ रहे हो। इसको बहुत गर्मी और बहुत वर्षा चाहिए तब पपीता हो पाता है। अच्छा चलो देखो, खास बात क्या है? यहाँ कैसे क्षेत्र पाए जाएंगे? सवाना घास के मैदान पाए जाएंगे। सवाना घास के मैदान कैसे होते हैं? ये बहुत अधिक कठोर वर्षा वाले होते हैं, ठीक है। वैसे मैं मेनली वर्षा की मात्रा के आधार पर ये सब बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही जान लो, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसको कैसे डिफाइन करोगे? सवाना घास के मैदान, स्टेपी ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण घास के मैदान, ये सब वर्षा की मात्रा पर डिपेंड करते हैं और क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं। कोशिश रहेगी कि अगले दिन जब मैं आऊँगा तो ऑस्ट्रेलिया देश पढ़ाने से पहले मैं आपको इनके बारे में जरूर बताऊंगा कि वर्षा की मात्रा के आधार पे आप कैसे डिफाइन करते हो कि सवाना ही क्षेत्र होगा, ठीक है। ऐसे रटना पड़ता है, रटना नहीं है, आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जनरली टीचर क्या करते हैं? बस ऐसे ही बता देते हैं सवाना घास के मैदान है, उष्ण जलवायु है। अब ये नहीं बताते क्यों ही उष्ण है और कितने क्षेत्र में, ये कहाँ पर होगा। ऐसे जनरली बता देते हैं महाद्वीप में देखो कि ये देखो पश्चिमी भाग में ऐसे होगा। ऐसे पश्चिमी भाग में नहीं होता है, ठीक है। पूर्वी भाग में भी तो हो सकता है, लेकिन जनरली पश्चिमी भाग में। लेकिन कैसे, कब, क्या? पूर्वी भाग में भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये वर्षा की मात्रा पे डिपेंड करता है।
तो फिर मैं अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा कि ये घास के मैदान कैसे पाए जाते हैं। बस याद नहीं करना है कॉन्सेप्ट, हर चीज़ का जियोग्राफी में क्या चलने वाला है, कॉन्सेप्ट। चलो अच्छा, और खास बात देखो कि यहाँ के जो मुख्य खनिज हैं वो क्या है, मुख्य खनिज यहाँ का क्या है, सोना। ठीक है, मेनली क्या है, सोना। ये पहले जो लिखा है वो समझ लो मेनली है, ठीक है, मेन है। उसके बाद सिल्वर भी यहाँ पाया जाता है, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, कृषि में क्या उत्पादित किया जाता है, तंबाकू मेनली यहाँ पैदा किया जाता है, गन्ना भी है, शकरकंद है, पपीता है, सिनकोना, धान, जूट, चाय। इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी के सभी जो फसलें हैं वो किस जलवायु की हैं, तो जनरली आप लोग क्या पढ़ते हो, क्या, उष्णकटिबंधीय जलवायु। लेकिन उष्णकटिबंधीय जलवायु को आप लोग क्या पढ़ेंगे, और 0 डिग्री की जलवायु। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास का एरिया, समझ रहे हो। अच्छा, और देखो यहाँ का प्रमुख पशु कौन है, यहाँ का प्रमुख पशु क्या है, कंगारू है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ हिरण भी पाए जाते हैं, एक उड़न लोमड़ी पाई जाती है जो कि सिर्फ पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। इसे वहाँ के लोग लोकल लेवल पे एक प्रकार का चमगादड़ भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ चमगादड़ नहीं पाए जाते, वहाँ उड़न लोमड़ी पाई जाती, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, क्या, उड़ने वाला चमगादड़। अच्छा, एक सबसे बढ़िया पैराडाइज बर्ड, पैराडाइज बर्ड पाई जाती है, ये सिर्फ पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। तो ये दो जरूर याद कर लीजिएगा, उड़न लोमड़ी कहाँ, पापुआ न्यू गिनी में, पैराडाइज बर्ड कहाँ, पापुआ न्यू गिनी में। क्लियर है इतना। देखो पापुआ न्यू गिनी के बारे में इतना सब कुछ हुआ, आप पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, समझ रहे हैं। और अब देखो थोड़ा सा आराम है तो उम्मीद रहेगी कि मैं पर डे वीडियो लाऊं, तो भरोसा रखिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं तो एक दिन वीडियो बनाने वाला था कि देखो मेरे प्रॉब्लम हो गई, फिर मैंने नहीं बनाया। ठीक है, अब मैं जताऊं कि मैं इतना पीड़ा में हूँ, अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, मेरे सर्वाइकल C5, C6 और C6 to C7 चल रहा है। इसमें बहुत हिदायत दी गई है, डॉक्टर ने बहुत केयर करने को खुद के लिए कहा है कि आपकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका शरीर पैरालाइज भी हो सकता है। राइट हैंड पे प्रॉब्लम है मेरा, लेकिन देखो चलो चल रहा है मामला, नहीं तो सर्जरी भी करानी पड़ेगी। सर्जरी में पता नहीं कितने दिन के लिए मैं बेड पे चला जाऊं। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो सब बातें मेरी रही, मैं केयर करूंगा। आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। उम्मीद रहेगी कि अगला वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, और नोट्स बनाते रहिएगा। एटलस ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि सबसे मेन अब क्या चलेगा, ऑस्ट्रेलिया। ये तो छोटा सा एक द्वीप समूह था, इसके बारे में इतनी खास बात थी। मेन अब क्या चलने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले मैं जलवायु की मात्रा के आधार पर आपको सवाना घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी वर्षा की मात्रा के आधार पर। आप लोग बस जनरली वनों के प्रकार याद करते हैं, खास बातें, वहाँ ये लकड़ियाँ पाई जाती हैं, यहाँ ये जानवर पाए जाते हैं, लेकिन जितने भी वन हैं ये वर्षा की मात्रा के आधार पर डिपेंड करते हैं। तो पहले वर्षा की मात्रा समझो, कहाँ पर कितनी पाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास के मैदान हैं, तो कहाँ पर होंगे ये डिपेंड करेगा किस पर, वर्षा की मात्रा पर। वर्षा की मात्रा वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, कैसे पर्वत हैं, कैसे पठार हैं, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, इस पर ही डिपेंड करेगा। तो विधिवत हम चर्चा करेंगे कल ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पहले किसकी, सवाना घास, स्टेपी घास और शीतोष्ण घास के मैदान की, ताकि आने वाले समय के जितने भी घास के मैदान हैं आप आगे से आगे बताते रहिए। ठीक है, तो कृपया करके शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, लोगों को बताएं। धन्यवाद।